दिनों से जन स्वराज यात्रा के ज़रिए बिहार को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये समझ कितनी विकसित हो पाई है, लोगों का एतबार कितना उनके ऊपर हो पाया है, कितनी कह सकते हैं पुख्ता तरीके से वो अपने आप को तैयार कर पाए कि आने वाला चुनाव जब होगा तो उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। कहते हुए नजर आते हैं कि 40 सीटें महिलाओं को देंगे, 40 सीटें मुस्लिमों को देंगे। अब इन सब बातों के ज़रिए क्या वो बिहार प्रशांत किशोर एक वक्त पर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार ऐसे 10 व्यक्तियों को हटाने का दम रखते हैं। जब सम्राट चौधरी अपना साफा उतारते हुए नजर आए थे, अपनी पगड़ी उतारते हुए नजर आए थे, उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की थी, लेकिन अब नीतीश कुमार की ही तारीफों की बजाय उनके खिलाफ दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान को पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे और उससे पहले चुनावी अखाड़े में उतरने को लेकर उन्होंने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात की है। साथ ही इस रेस में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे दिख रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचल देखी जा रही है, और उसके साथ ही प्रशांत किशोर ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार 40% मुस्लिम प्रत्याशी वो चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में क्या बिहार के अंदर MY समीकरण को फेल करते हुए मुस्लिमों के ऊपर दाव लगाते हुए प्रशांत किशोर देखे जा रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, JDU और RJD को कितना बड़ा झटका प्रशांत किशोर की इस रणनीति से लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब तक रणनीतिकार सलाहकार होने के बावजूद अब कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है, उससे बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है। इससे जुड़े तमाम सवाल यहाँ पर निकल कर आते हैं और तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे, न्यूज़रूम के सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बिहार के समीकरणों को पलटने के लिए प्रशांत किशोर यहां पर आगे आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल यहां पर अमन सर से लेना चाहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री जिस तरीके से हो रही है? पहले एक रणनीतिकार के तौर पर यहां पर उनकी भूमिका देखी जाती थी, लेकिन अब वही रणनीतिकार एक राजनेता बनते हुए देखे जा रहे हैं, और ऐसे में 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च करने की बात कही है। तो क्या कुछ लगता है किस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, और लालू और नीतीश के लिए कितनी बड़ी चेतावनी ये हो सकती है? देखिए मनीष, अभी तो उन्होंने पार्टी अनाउंसमेंट करने का फैसला किया है। हालांकि बहुत दिनों से जन स्वराज यात्रा के जरिए बिहार को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये समझ कितनी विकसित हो पाई है, लोगों का एतबार कितना उनके ऊपर हो पाया है, कितनी कह सकते हैं पुख्ता तरीके से वो अपने आप को तैयार कर पाए कि आने वाला चुनाव जब होगा तो उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। कहते हुए नजर आते हैं कि 40 सीटें महिलाओं को देंगे, 40 सीटें मुस्लिमों को देंगे। अब इन सब बातों के जरिए क्या वो बिहार को साध पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया। लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर हमले किए हैं, नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहे हैं, लालू यादव के ऊपर हमलावर रहे हैं। अब ऐसे में उनकी बारी है किस तरह से वो अपनी रणनीति जो है वो लोगों के सामने रखते हैं और लोग कितना एतबार उनकी बातों पर करते हैं। क्योंकि देखिए, पहले से माहौल बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस माहौल को डेवलप करना, लोगों के पास लेके जाना और लोगों का यकीन अपने ऊपर लेके आना, दोनों बातों में बड़ा अंतर है। क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति है। ऐसे में किस तरह से किशोर का जो प्रशांत किशोर है वो अपनी जो उनकी राजनीति है उसको आगे बढ़ा पाते हैं, और एक तरीके से बिहार की राजनीति को एक कह सकते हैं अलग तरह की राजनीति करने में जो लगातार वो बातें कर रहे हैं सफल रहते हैं, और कितना सफल रहते हैं ये भी आने वाले दिनों में पता लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर, यहाँ पर देखा जाए तो NDA में जिस तरीके से यहाँ पर अब बगावती शुरू यहाँ पर देखे जा रहे हैं, चिराग पासवान अलग डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की, तो वो भी कहीं ना कहीं 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आए थे। तो अगर यहाँ पर NDA के अंदर बगावत के सुर इस तरह से चलते रहे तो क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर NDA के किसी दल को अपने पाले में खींचने में कामयाब रहेंगे? देखिए, चिराग पासवान को लेकर पहले से भी चर्चा इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की है। हो सकता है आने वाले दिनों में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक मंच पे नजर आए, लेकिन देखिए अभी शुरुआत का दौर है, अभी कह नहीं सकते क्या कुछ होने वाला है। जब वो पार्टी बनाएंगे उसके बाद कौन कौन लोग उनके साथ में शामिल होंगे ये देखना होगा, साथ में कौन कौन से दल उनके साथ आने को आतुर होंगे। क्योंकि चिराग पासवान की राजनीति भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर से बहुत इंस्पायर्ड नजर आती है या प्रशांत किशोर के बहुत करीब नजर आती है। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर, चिराग पासवान एक साथ चलते हुए
नजर आए। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखना ये होगा क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान को अपने पाले में लेकर आने में कामयाब हो पाते हैं, और ऐसे में एनडीए के अंदर किस तरह से हलचल मस्ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगला सवाल हम नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन, किस तरह से देखती हैं प्रशांत किशोर जिस तरह से अब राजनीति के अखाड़े में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, और एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी भी एक पार्टी को एनडीए के अगर अपने पाले में खींच लेते हैं तो बिहार की राजनीति में पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या नीतीश कुमार के सीएम पद पर भी आज आती हुई दिखेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो बेशक ये कह दे कि मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है, मुख्यमंत्री पद को लेकर मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये लड़ाई असल में मुख्यमंत्री को लेकर ही होती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति में उतरती हैं, चुनावी मैदान में उतरती हैं। अभी से ही बिहार में बेशक आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए। नीतीश कुमार तो बिल्कुल खामोश नज़र आ रहे हैं। उनके एक मंत्री एक कविता के माध्यम से सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, उम्र हो चुकी है छोड़िए, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें बड़े पद से नवाजते हुए नजर आते हैं। तो ये दर्शाया जाता है कि नीतीश कुमार अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। इस बीच में आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद भी राज्यसभा सांसद बना देती है, उम्मीदवार के रूप में आगे करती है, निर्विरोध यहाँ पर राज्यसभा सांसद भी बन जाते हैं। लेकिन उनके बयान देखिए, राज्यसभा सांसद बनने से पहले ये बयान देते हैं कि एनडीए में समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, और यही वजह है कि पिछली बार की तुलना में इस बार बिहार में सीटें कम आई हैं लोकसभा चुनाव की। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा बयान देते हैं कि मुकाबला या लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस की नहीं थी, बल्कि लड़ाई एनडीए की एनडीए से ही थी, और यही वजह बनी कि कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। देखिए, खुले तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने जग जाहिर कर दिया कि एनडीए में एक बड़ी लड़ाई है, एनडीए में घमासान है, आपसी तालमेल नजर नहीं आता, और यही तालमेल है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जहां पार्टी दबाव बनाती है, भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद बगावत करते हुए नजर आते हैं। वहीं चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार के समर्थन में देखे जाते हैं तो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ उतर जाते हैं। तो एनडीए में तो कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल भी यहाँ पर एक मजबूती दिखाई नहीं देती है, और इसी का फायदा प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर एक वक्त पर यह भी कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार ऐसे 10 व्यक्तियों को हटाने का दम रखते हैं जब सम्राट चौधरी अपना साफा उतारते हुए नजर आए थे, अपनी पगड़ी उतारते हुए नजर आए थे। उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की थी, लेकिन अब नीतीश कुमार की ही तारीफों की बजाय उनके खिलाफ दिखाई देते हैं। तो ये दर्शाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद ही स्पष्ट नहीं है, खुद ही क्लियर नहीं है कि वो किसी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं या अकेले इस अभियान के तहत पार्टी में तब्दील करने के बाद जनता के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरह काम नहीं करते, हम शिक्षा के मुद्दों को देखते हैं, हम यहाँ पर उन फैक्ट्रियों को लेकर बातचीत करते हैं जो कई सालों से बंद पड़ी हुई हैं, यहाँ पर हम रोजगार के मुद्दों को उठाते हैं जो कोई भी सरकार नहीं उठा रही है, शिक्षा के स्तर की बात करते हैं। तो प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी छवि को जनता के बीच में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बेहतर कोई और नहीं है। लेकिन अभी देखना होगा कि 2 अक्टूबर के बाद पार्टी में तब्दील होने के बाद और क्या बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे, किसी और पार्टी का समर्थन लेंगे या फिर ऐसे ही बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तब ऐसे में अब नजरें यहाँ पर प्रशांत किशोर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की रहेंगी बिहार के अंदर, क्योंकि अब 2 अक्टूबर को जब अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे तो क्या किसी पार्टी का समर्थन लेंगे या फिर अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। यहाँ पर अगला सवाल हम सिराज से लेना चाहेंगे। सिराज, क्या लगता है जिस तरह से प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्लिमों की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर बिहार सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या इन मुद्दों पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर घेर रहे हैं तो क्या वाकई अपने समीकरण बैठा पाएंगे या फिर क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है? जी देखिए, बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर एक अहम फैक्टर है, और जाहिर सी बात है इसको ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर को अपने जो कह सकते हैं कि प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कह सकते हैं चुनाव करना पड़ेगा उसका। लेकिन जिस तरीके की राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में एक नए बदलाव की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रशांत किशोर इस कोशिश में रहते हैं कि मुस्लिम और दलित जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आए। आपने कई उनके बयान सुने होंगे जिससे साफ जाहिर होता है कि वो मुस्लिमों की कह सकते हैं हिमायती ज़रूर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिरे से
से खारिज कर दिया है आरजेडी को। वो कहते हैं कि आरजेडी से मेरा मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि आरजेडी को जनता ने नकार दिया है। मेरा मुकाबला सत्ता में बैठे लोगों से, यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी से है। बखूबी इस बात को प्रशांत किशोर समझते हैं कि आने वाले समय में उनका जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से ज़रूर हो सकता है। तेजस्वी यादव चुनौती पेश कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोनों जिस तरीके से कह सकते हैं जेडीयू और आरजेडी का आरजेडी की विचारधारा है, और उसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी उसी विचारधारा पर चल रहे हैं, और वो तमाम तरह के जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी का वोट बैंक फिक्स रहता है ज़्यादातर राज्यों में देखा जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर जो है अपनी रणनीति को तय कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो जो जब विधानसभा चुनाव होंगे तभी हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर अपनी रणनीतियों में कितने कारगर यहाँ पर साबित हो पाते हैं, बिहार की राजनीति को किस तरह साध पाते हैं, वोट बैंक किस तरह से अपने पाले में कर पाते हैं, ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में धीरे धीरे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में किस तरह प्रशांत किशोर आगे उथल पुथल मचाते हुए नजर आएंगे, इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN।